नमस्कार। हमारे देश के कथक सम्राट और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। परिवार के सूत्रों ने बताया कि देर रात तक वो अपनी नाती पोतों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे और तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें फौरन दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। उम्र 83 साल थी। बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। उन्हें 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया था। और बिरजू महाराज के निधन से उनके चाहने वाले, उनके शिष्यों और संगीत और कला जगत से तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं, अफसोस जताया है। हमारे देश के एक बहुत बड़े कलाकार नृत्य के बिरजू महाराज का निधन हो गया। हमारे रिश्तेदार थे, हमारे समधी थे और सुन करके बहुत दुख हुआ। और कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो परिवार, दूसरे अच्छे कलाकार, और उनके बारे में जब सुने हैं वही तो जैसे कोई कलेजे में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा होगी वो होगा ही, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो। चिंता बहुत है, मगर हम यही उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और पंडित बिरजू महाराज के निधन पर सोशल मीडिया में भी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से संवेदनाएं जताई हैं। माधुरी दीक्षित ने बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। कहा कि वो एक लेजेंड थे, लेकिन उनमें बच्चों जैसी निश्चलता थी। वे मेरे गुरु थे, मगर दोस्त भी थे। उन्होंने मुझे नृत्य और अभिनय की बारीकियां सिखाई, लेकिन अपने दिलचस्प किस्सों से हमेशा हंसाते भी रहे। और संगीतकार दुर्गा जसराज ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि ये भारतीय मंचीय कला के लिए अपूर्णीय क्षति है। महान पंडित बिरजू महाराज जी के जाने से हम टूट गए हैं। प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी की आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार, शिष्यों और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। और संगीतकार और गायक अदनान सामी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से बहुत दुखी हूं। हमने मंचीय कला का एक अद्वितीय संस्थान खो दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंडित बिरजू महाराज की शिष्य परंपरा बहुत बड़ी थी। कई पीढ़ियों ने उनसे नृत्य का प्रशिक्षण लिया। बनारस में छोटी बच्चियों ने अपने नृत्य के साथ आज शाम उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे सहयोगी अजय सिंह दे रहे हैं रिपोर्ट। कथक सम्राट बिरजू महाराज आज नहीं रहे। आज जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज सुबह उनका देहांत हो गया। हम इस समय बनारस में हैं और बनारस के इस घाट पर जो कथक सीखने वाली जो शिष्याएं हैं वो उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रही हैं, वो अपने तरीके से, क्योंकि आज जो है वो घुंघरू खामोश है। उन लोगों ने अपने घुंघरू जो है वो रख दिया है, घुंघरू रख दिया है उन्होंने, और आज घुंघरू वो नहीं पहनेंगी। लेकिन गुरु को स्वरांजलि देनी है, श्रद्धांजलि देनी है, तो गुरु को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज का बनारस का जो है वो रिश्ता है, वो इनकी यहाँ पर ससुराल हुआ करती थी। वो पहले जो बनारस में ही हंडिया तहसील थी, जो अब इलाहाबाद में है, वो हंडिया तहसील जो है वहाँ के वो लोग रहने वाले थे। उनके पिता वो चले गए थे लखनऊ, और वहाँ पर जो लखनऊ घराना है कथक का, उसको वो बुलंदियों पर ले गए।
पिता का साया बहुत दिनों तक नहीं रहा उनके ऊपर, लेकिन उनके जो चाचा थे, लक्षू महाराज थे, शंभू महाराज थे, वो लोग जो हैं उन लोगों के शागिर्दी में, अपने पिता की शागिर्दी में बिरजू महाराज ने जो एक मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम किसी ने हासिल अब तक नहीं कर पाया है। वो एक बिरला मुकाम है, क्योंकि बिरजू महाराज जैसे कलाकार कम पैदा होते हैं। सिर्फ कथक नृत्य में नहीं, बल्कि जो है वो वादन में, गायन में और लेखन में, हर विधा में वो पारंगत थे। कहते हैं कि वाद्य जब उनके पास आता था तो आकर के खुद बजने लग जाता था। घुंघरू के जो बोल हैं वो हर तरीके के जितने भी वो रस हैं, उन सारे रसों को घुंघरू के बोल जो हैं वो खुद ब खुद व्यक्त करने लग जाते थे। 9 रस हैं, उन 9 रसों की परिकल्पना और संकल्पना जो है वो दिखाई पड़ने लगती थी, उनके उसमें घुंघरू के बोल में आने लग जाते थे। और आज उसी तरीके के बोल बनारस के इस घाट पर जो है, दरभंगा घाट के पास जो है, कुछ जो शिष्याएं हैं अपने गुरु को गंगा के सामने एक स्वरांजलि दे रही हैं। उनको जो है अंजलि, उनको जो है अंतिम विदाई की एक अंजलि दे रही हैं। और उसी कला के माध्यम से जहाँ भी आज होंगे बिरजू महाराज इनको देख करके बेहद खुश हो रहे होंगे। और हमारे साथ ये दोनों बच्चियां हैं, हम इनसे जानने की, बात करने की कोशिश करेंगे कि बेटा आज अपने गुरु को तुम लोग इस तरीके से कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हो? हम लोग ये सुनकर के बहुत निशब्द हो गए थे, स्तब्ध है। आज हमारा घुंघरू भी निशब्द है, क्योंकि आज उसने अपने गुरु को ही खो दिया है। और ये हमारे लिए बहुत शौक की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं हम वहीं से आज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और उनसे हम हमेशा, वो हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे याद में वो रहेंगे। और क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब लखनऊ की ड्योढ़ी अब सुनी हो चुकी है। आपको क्या कहना है इस मौके पे, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि मेरे गुरुजी बहुत बड़े हैं और उनके सामने क्या बोलूं, इसलिए कि मेरे बीच उन लोग रहे नहीं। और उनकी वजह से हम लोग भी आज बहुत दुखी हैं कि वो बड़े होकर हम लोग के सामने नहीं रहे। तो आज इस तरीके से ये स्वरांजलि और अंजलि यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, इनके हमारे साथ जो है तबला वादक भी हैं, वो भी जो है वो एक अपने तरीके से दे रहे हैं। आज के मौके पर जिस तरीके से बिरजू महाराज चले गए, उनका घुंघरू खामोश हो गया है, आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत में। और हम समझते हैं कि हमने एक संगीत के बड़े गुरु को खोया है और इसकी भरपाई संभव नहीं है। और वो एक नृत्य के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, एक बड़े गुरु थे। और हमें लगता है हम लोग बहुत शोक में हैं। तो आज आप इस तरीके से आप लोग उनको जो है दे रहे हैं? जी, हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये संगीत की बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई काशी नगरी नहीं कर पाएगी। तो बनारस जो है वो देश की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ पर जो है वो कण कण में संगीत है। यहाँ पर जो है भगवान शिव की नगरी है, जहाँ कण कण में शिव भी है और शिव खुद नटराज है जिससे संगीत निकला है। तो लिहाजा यहाँ के कण कण में जरूर शिव संगीत है। और इन बच्चियों ने जिस तरीके से आज अपने गुरु बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी है, अपने गुरु को जो श्रद्धांजलि दी है बनारस के इस घाट पर, ये शायद बहुत सच्ची श्रद्धांजलि उनके मन के लिए, उनके लिए होगी। जहाँ भी होंगे वो ये देख रहे होंगे कि आज इनके घुंघरू भले खामोश हैं, लेकिन जब ये घुंघरू इनके पैरों में बंधेंगे तो इस घुंघरू में सुर, लय और ताल की एक ऐसी त्रिवेणी बहेगी, जिस त्रिवेणी में वो हम सबको सराबोर करके चले गए, जिसकी याद आज पूरा देश, पूरा विश्व उनके उस सुर, लय, ताल की त्रिवेणी को याद कर रहा है। वाराणसी के घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख अब बदल दी गई है। पहले 14 फरवरी को पंजाब में मतदान होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है।
सभी दलों की तरफ से आग्रह किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक पत्र लिखा, उसके बाद बीजेपी, अकाली दल और आप सभी ने पत्र लिखकर मांग की कि चुनाव की जो तारीख है वो 14 के बजाय 20 कर दी जाए, क्योंकि 16 तारीख को रविदास जयंती होती है और रविदास जयंती पर पंजाब के कई लोग, हजारों लोग वाराणसी जाते हैं सेवा करने के लिए, और वो इस चुनाव में अगर 14 तारीख को हुआ तो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए 20 तारीख को पंजाब में चुनाव कराया जाए और चुनाव आयोग ने इस पर विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया है कि 20 फरवरी को ही पंजाब में वोट डाले जाएंगे। जिससे कि किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ना हो इस चीज़ के ऊपर, और जो भी एक्शन लेना होगा उसको तुरंत लिया जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਇਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ इलेक्शन कमीशन ने मनी असी ਉਹਦਾ इस्तेकबाल कर दिया। और आइए चलते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਡੇਟ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਟ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ,
ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ NRIs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 MLA 20 ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 10 MLA 20 ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 3 MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ। चुनाव आयोग के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद चुनाव से जुड़े नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर में बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने एक जुलूस निकाला और इसमें लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई। इस दौरान चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ। जुलूस में शामिल लोगों में से ज्यादातर ने मास्क भी नहीं लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही थी। एक और वीडियो बागपत का है जिसमें बीजेपी विधायक और प्रत्याशी योगेश धामा ने देर रात एक रोड शो निकाला। यहां भी आचार संहिता और कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। बीजेपी के जुलूस और रोड शो को लेकर समाजवादी पार्टी काफी हमलावर है। अखिलेश यादव ने बागपत जुलूस का वीडियो ट्वीट कर बीजेपी प्रत्याशियों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। दरअसल जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे उस दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हजारों कार्यकर्ता जमा हुए और इसके बाद चुनाव आयोग के आदेश पर सपा और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद से यूपी पुलिस सपा कार्यालय के बाहर लोगों के मास्क न पहनने और धारा 144 के उल्लंघन को लेकर चालान काट रही है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। उधर गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कथित विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने 3 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विवादित नारा लगाते हुए सुने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले लोनी में ही मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों को वो भगाते हुए दिखे थे। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने नंदकिशोर गुर्जर से बात की और जानना चाहा कि जो उन्होंने कहा वो क्यों कहा। नंदकिशोर गुर्जर जी से बात करते हैं। सर ये बताइए कि 5 साल आप विधायक रहे, आपने प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए, अपने चिकन व्यापारियों को खदेड़ा। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था लोनी की एक मुख्य समस्या है जिसको आप दूर कर पाए हैं? मेरे तो ऊपर जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने आरोप लगाए, मैंने आरोप नहीं लगाता किसी पे। मैं जो ऑथेंटिक बात होती है बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करता।
जो अधिकारी पिछली सरकारों में जिनकी आदत खराब थी, लूट डकैती करना चाहते थे, उनसे जरूर मैंने उनको टाइट किया। अच्छा। और रही चिकन व्यापार की, तो यहाँ चिकन व्यापार चल नहीं सकता लौनी में। लोनी में चल ही नहीं सकता ना, लौनी में चिकन व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। आज कानून व्यवस्था इतनी शानदार है कि लौनी में रामराज है, पूरी तरह रामराज है लोनी में, पूरी तरह रामराज है। यहाँ शेर और बकरी एक घाटे पानी पीते हैं, कोई माफिया कोई गुंडा नहीं है। आज आप देखिए लौनी के अंदर कितना विकास हुआ है। लौनी में आप किसी भी रास्ते से आ नहीं सकते थे, आज शानदार सड़कें बनी हैं, बिजली शानदार आती है यहाँ, सड़कें, बिजली, चिकित्सा के नाम पे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल 100 बेड का बना है। 5 साल आपके ऊपर में यही मतलब लोगों ने तमाम सारे आरोप लगाए कि आप दबंग छवि के हैं, आप दबंगई करते हैं लोगों के साथ में। नहीं, कोई एक आदमी नहीं कह सकता। आप देख रहे हैं सुबह से लोगों का क्या हाल है भीड़ का। अब देखो ना किस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है। दबंगई की बात लोग गलत कह रहे हैं। मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ भारत का, और मैं खुद वकील हूँ, और मैं कानून को भली भांति जानता हूँ। लेकिन जो कानून का उल्लंघन होगा और मान लिया पुलिस उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ मिली भगत करेगी, तो मैं विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात को कहता हूँ। उसको लोग दबंगई कह दें तो उनकी गलती है। लोनी की नगर पालिका की चेयरमैन है रंजीता धावा, वो आपका विरोध कर रही थी और अभी भी विरोध कर रही है। मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा है, मेरा कोई विरोध नहीं करता है। जो टिकट मांगा जिस लोगों ने, उनका मान लिया टिकट नहीं हुआ, पार्टी ने हम पे भरोसा किया, और हमारे यहाँ टिकट ऐसे तो होता नहीं है। अच्छा, और जो दूसरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं जैसे कि मदन भैया हुए जो आरएलडी से, वो किस तरीके की चुनौती आपको देंगे? नहीं, देखिए, हमने एक नारा दिया है लौनी में, ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंगबली चलेंगे। हम बजरंगबली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लौनी में बजरंगबली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लौनी को नरक बना दिया था। लौनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे लौनी की, क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। कि भी आपकी कोशिश है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण कम से कम। अच्छा, ये ध्रुवीकरण है। जिन्ना को कोई हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करेगा? एक मुसलमान जिन्ना को पसंद करेगा? हमने बताया ना, केवल वही लोग जो जिन्ना के समर्थक हैं, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, जो कारसों में गोली चलाने वालों के समर्थक हैं, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, वही भाजपा को वोट कर सकता है। और मुझे लगता नहीं इस आजाद हिंदुस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया और लोकतंत्र मजबूत हुआ है कि आज समाजवादी पार्टी को जिसके एजेंडे में ये है उसको कोई वोट। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में थे। वहां कोविड केयर सेंटर में जायजा लेने आए थे व्यवस्थाओं का। इस दौरान उन्होंने कैराना से लेकर बुलंदशहर तक कहा कि इन सभी जगहों पर उनकी सरकार ने भयमुक्त वातावरण दिया है। समाजवादी पार्टी का चेहरा उन्होंने कहा सबके सामने आ गया है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी पर जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के बंकों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। आपने रामराज, काशी और मथुरा का भी जिक्र किया है जी। आपको लगता है कि ये बहुत आसान सा मुद्दा होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अब तो मथुरा की बारी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मतलब इन लोगों की आदत हो गई है ना कि हाँ भैया क्या ही मैं बोलूं, थोड़ा सा वैसा बात हो जाएगा कि अब मतलब राम राम है भाई, आप कोई भी राम को नहीं ला सकता है। राम ने हम सबको लाया हुआ है, पर यहाँ पे लोग अधेरी कोई कृष्ण को ला रहा है, कोई राम को ला रहा है। भैया मुझे तो लगता है कि राम और कृष्ण को भी लड़वा देंगे आपस में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राम और कृष्ण एक ही है, ठीक है, पर इन लोगों को धर्म की राजनीति करनी रहती है। तो सर ये सारी चीजों पर तो आप ट्रोल तो होंगे ही भाई। तो आपको डर नहीं लगता है नेहा?
नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं लगता है। अब तो मैंने एक चीज सोच लिया है कि ये जितने भी बड़े बड़े पार्टियां हैं और इनकी जो आईटी सेल है ना, वो हमको बहुत करियाती रहती है। तो अब तो मैंने सोच लिया और उनको मैंने चैलेंज भी किया है कि तुम्हारे अंगूठे में घाव करवा देना है। मैंने करो, लिखो गाली, हमारे लिए जितना लिखना है। हम इतने वीडियोज अपलोड करेंगे कि तुम्हारे अंगूठे में घाव हो जाएंगे मेरे लिए गालियां लिखते लिखते। तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला जो सामने आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स आए हैं और कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन एसजीएफ की तरफ से ये कॉल आए। इनमें कहा गया कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री को वो ब्लॉक कर देंगे। ये चेतावनी दी है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच नहीं करने देंगे, जिनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो वो अध्यक्ष हैं इस कमेटी की। इससे पहले भी वकीलों को इस तरह के धमकी भरे कॉल आ चुके हैं और वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।